स्नेही श्रोतागण, हमारी आत्मरमणी साध्वी जी, विदुषी साध्वी आत्मरमणी जी, उनके द्वारा भजन सुनेंगे। विदुषी साध्वी आत्मरमणी जी के द्वारा भजन श्रवण करेंगे। आप परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में तथा मम गुरुवर्या उत्तर भारत और बटनी डॉक्टर सरदार जी महाराज साहब के पावन चरणों में शत शत वंदन नमन तथा यहाँ पर विराजित सब महासतियों के चरणों में वंदन नमन। क्या तूने कर आया जगत में, क्या तूने कर जाएगा, क्या तूने कर आया जगत में, क्या तूने कर जाएगा। सोच समझ ले अब भी बंदे, नहीं तो फिर पछताएगा। क्या तूने कर आया जगत में, क्या तूने कर जाएगा। बचपन बीता इन गलियों में, यौवन भी रंग रलियों में, खूब सजाया तन को तूने फूलों से, कभी कलियों से। देख बुढ़ापा क्यों घबराए, ये तो एक दिन आएगा। क्या तूने कर आया जगत में, क्या तूने कर जाएगा। उम्र भर तो गद्दे तकिए, अंत लकड़ियाँ सीढ़ी की, अपनी खुद की चिंता कर ले, छोड़ दे सातनी पीढ़ी की। बांध के मुट्ठी आया है और हाथ पसारे जाएगा। क्या तूने कर आया जगत में, क्या तूने कर जाएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीला, मरघट तक बस जाएंगे। स्वार्थ के दो आंसू देकर, लौट लौट घर आएंगे। कोई ना आया संग किसी के, कोई न संग में जाएगा। क्या तूने कर आया जगत में, क्या तूने कर जाएगा। स्वार्थ की है सारी दुनिया, सुख में साथ निभाती है, जब पड़ती है दुख की छाया, छूमंतर हो जाती है।
पूज्य प्रवर्तक श्री जी गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से ये प्रवचन श्रृंखला आप सभी स्नेही श्रोतागणों के समक्ष चल रही है। आचार्य सोमप्रभ सूरी जी मानव जीवन की दुर्लभता को बताते हुए इसके 6 फलों की चर्चा दे रहे। 5वां फल आप सभी के समक्ष चल रहा है गुणानुवादम। गुणियों के गुणिचु प्रमोदम, गुणियों को देखकर मन में हमारे प्रमोद की भावना जागे, प्रसन्नता की भावना जागे, हर्ष विभोर हो उठे। न कि हमारे मन में उनके प्रति ईर्ष्या का भाव आए, बल्कि मन में प्रेम भरता हुआ चला जाए और विचार आए कि धन्य है उनके पास ये गुण है। जैन संस्कृति में हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है आचार्यों से कि जहाँ जहाँ गुण होते हैं वहाँ वहाँ महान पुरुष, महान आत्माएं झुकती चली जाती है। और तो छोड़िए, गुण के आगे देवता भी नमन करते हुए चले जाते। देवा वित्तंग नमन संति जसद हमेशया मनो। जहाँ ये गुण होते हैं, सदा जिनका मन धर्म में लगा रहता, अहिंसा संयम तप में लीन रहता है, वहाँ देवता भी नमन करते हैं। गुणों से देवता भी स्वर्गों से क्या है मृत्यु लोक में चले आते हैं गुणों के कारण। जब व्यक्ति में गुण आते हैं, वह कहीं भी चला जाए उसकी पूजा होती है। जैसे सूर्य निकलता है तो अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाता है, दीपक जलता है तो उजाला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। ऐसे जहां गुणी जन आते हैं वहां से भी अंधेरा समाप्त होता हुआ चला जाता है। और गुणियों के कारण पृथ्वी के ऊपर सदैव प्रकाश, सदैव पृथ्वी क्या रही है, गुणियों के कारण अमरता को पाती रही है। और गुणी जन आकर के इस वसुंधरा पर अपना क्या है यश सौरभ फैला करके जाते हैं। कैसे कैसे किस तरह से होता चला जाता है और कैसे प्रकृति करती चली जाती है, आज एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी। चंद्रपुर का राजा चंद्रसेन था। रोहिणी उनकी महारानी थी और उनके एक दुलारी प्यारी बेटी थी जिसका नाम उन्होंने ज्योत्सना रखा था। ज्योत्सना बहुत प्यारी राजदुलारी थी और 64 कलाओं में निपुण थी। रूप और सौंदर्य में भी कोई कमी नहीं थी। जब ज्योत्सना बड़ी होती है, यंग होती है, जवान होती है, तो दोनों राजा रानी चिंता करते हैं कि कोई इसके अनुरूप वर मिले। हमारी ज्योत्सना बड़ी क्या है गुणी है और गुणियों का सम्मान करती है, आदर मान करती है, इसलिए इसको इसी तरह का वर मिलना चाहिए। तो एक दिन दोनों राजा और रानी बैठे थे। रोहिणी और क्या है चंद्रसेन राजा बैठे थे। रोहिणी ने कहा महाराज मेरी बहन का जो बेटा है वो बहुत गुणी है और मुझे बहुत पसंद है। अगर आपका मन है तो हम अपनी ज्योत्सना राजकुमारी का विवाह मैं अपने बहन के बेटे से करना चाहती हूँ। राजा ने कहा नहीं, मुझे वो कम पसंद है, उससे अधिक तो मेरे भाई का बेटा है, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। वो भी बहुत अच्छा राजकुमार है, वो भी 72 कलाओं में निपुण है, मैं तो उसी से करना चाहूँगा। अब दोनों में ठन जाती है। रानी कहती है नहीं मैं अपनी भांजी से करना चाहूँगी। राजा कहता है कि नहीं मैं अपने भतीजे यानी भाई के बेटे से, क्योंकि राजे रजवाड़ों में ऐसा रिश्ता और विवाह चलता है, बहन का बेटा हो, मासी का हो, बुआ का हो या क्या भाई का हो, तो इस तरह के विवाह चलते रहते हैं। अब राजा और रानी दोनों में ये बात होती चली गई, दोनों में जिद हो गई कि अब उस दिन उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं देख लेते हैं। समय बीता और रानी ने अवसर देख करके शुभ मुहूर्त निकलवाया और अपने भांजे को समाचार भेज दिया कि आप चले आओ बेटा और मैं अपनी बिटिया का विवाह आपके साथ करूंगी। इधर राजा ने भी वही मुहूर्त देखा और उन्होंने भी अपने भतीजे को खबर कर दी कि भैया आप बारात लेकर आ जाओ। और वो उस दिन का मुहूर्त बहुत अच्छा, दोनों का एक दिन का मुहूर्त है, एक ही समय है। अब दोनों बारात नगर में आ जाती है, बड़ा अजीब लग रहा है। दोनों ये क्या नगर के लोग बड़े आश्चर्य में भी, राजकुमारी तो एक है और बारात 2 है, दूल्हे 2 हैं, एक अकेली राजकुमारी कैसे जाएगी। लगता है
यहाँ तो अब क्या युद्ध ही होगा, अस्त्र शस्त्र विद्या का ही कारण बनेगा, जो जीत जाएगा वो राजकुमारी को ले जाएगा। जितने मुंह है उतनी बातें कर रही हैं। और उन्हीं दिनों में धर्मघोष आचार्य बिल्कुल उसी दिन उस नगरी में आ गए। और जैसे ही मुनिजन आहार लेने के लिए आए तो घर घर में ये चर्चा सुनी कि 2 बारातें आई हैं, राजकुमारी एक है, पता नहीं किसके साथ विवाह होगा, कैसे होगा। सब क्या इसी बात में लगे हुए हैं, कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या होगा। अब लोग हैं, संसार है, जहाँ जितनी क्या है मुंह होता है उतनी बातें होती हैं। ये बात संतों ने भी सुनी और वो धर्मघोष आचार्य के पास चले गए। वो एक बगीचे में ठहरे हुए थे, एक बहुत अच्छा बड़ा भारी पेड़ था, उसके नीचे बैठे थे। संतों ने गुरुदेव को आहार दिखाया और आहार दिखा करके गुरुदेव के आगे शंका समाधान किया। गुरुदेव धर्मघोष आचार्य बहुत ज्ञानी थे, कहने लगे गुरुदेव आज तो एक बहुत बड़ी शंका खड़ी होगी पूरे नगर में, ये बहुत बुरा हाल है। 2 बारातें आई हुई हैं, राजकुमारी एक है और युद्ध जैसी वहाँ पर कहानी बनी हुई है, कैसे होगा। आप गुरुदेव आप तो ज्ञानी हैं, आप बताओ ना कि उस राजकुमारी का विवाह किससे होगा, क्या रानी के भांजे से होगा या राजा के भतीजे से होगा। बड़ी आश्चर्य की बात है, गुरुदेव बताओ ना कैसे होगा। गुरुदेव तो ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि किसी तीसरे से ही होगा, ना भतीजे से होगा ना भांजे से होगा। संत बहुत आश्चर्य में आई, ये कैसे संभव है गुरुदेव, बरातें तो उनकी दोनों की आई हुई है और विवाह तीसरे से होगा। हाँ हाँ बिल्कुल तीसरे से, किसी और से ही विवाह होगा। इतनी बात कहकर गुरुदेव तो शांत हो गए। उसी पेड़ के ऊपर भारंड पक्षी बैठा हुआ था। भारत पक्षी बहुत शक्तिशाली होता है और अब तो नहीं होता, लेकिन पहले किसी जमाने में होता था और बहुत बड़ा बल होता था उसमें। वो भी सुन रहा था। वो क्या है, उसने सोचा कि इस आचार्य की, इन आचार्यों की बात को मैंने झूठा करना है और कैसे विवाह होगा, कहाँ तीसरे से। तो चेलों ने जब पूछा था, संतों ने जब पूछा था गुरुदेव तीसरा व्यक्ति कौन है किससे, तो उन्होंने कहा कि वो जो चौराहे के ऊपर एक क्या है भिखमंगा बैठा हुआ है, भिक्षु बैठा हुआ है और इस तरह के कपड़े डाले में, उसके साथ राजकुमारी का विवाह होगा। उस भिखमंगे के साथ और राजकुमारी का विवाह, ये कैसे संभव है। आचार्य ने कहा शांत रहो, ऐसा ही होना है, यही कुछ होता है। अब क्या, बाकी तो चेलों ने तो नतमस्तक होकर स्वीकार किया, पर भारत पक्षी तो अवगुणी था, उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया और न ही आचार्य का गुणानुवाद किया। उसने तो कहा कि मैंने तो आचार्य को झूठा करना है, क्योंकि वो गुणों में नहीं जाता था। और चेलों ने तो इस बात को स्वीकार कर लिया, गुरुदेव का गुणानुवाद किया, पर भारत पक्षी ने कहा कि मैं तो इनको झूठा करूँगा। अब वो उठ करके गया और उसने चौराहे पर देखा, सचमुच बर्तन को फैलाए हुए एक क्या भिखमंगा वहाँ बैठा है और क्या वो इंतजार कर रहा है कि कब राजकुमारी की शादी हो और कब हमें भी खाने को मिठाई मिले। ऐसे वो बैठा, लेकिन एक झपटा भारंड ने मारा और उस भिखमंगे को अपने पंजों में दबाया और वो भाग के उड़ चला और जा करके वो क्या है न जाने कितनी 700, 800, हजारों कोसों की दूरी पर जाकर उसे एक क्या है एक जंगल में छोड़ दिया। जब भिखमंगे को जंगल में छोड़ दिया, उसके हाथ में बर्तन है और वो मिठाई की इंतजार कर रहा, वो भूखा है। और उधर भारत पक्षी ने जब उसे वहां छोड़ा, उसे वहां जमीन पर पटका, तो वो कहने लगा भिखमंगा भारत पक्षी को भी, पक्षी राज मेरा क्या कसूर है, तुमने मुझे, मैं तो मिठाई की इंतजार कर रहा था, भरपेट मिठाई खानी थी और मैंने तुम्हारी क्या ऐसा दोष किया, मैंने क्या गलती की है कि तुमने मुझे यहाँ जंगल में ला पटका। मेरी मिठाई के लिए तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, मेरे हाथ पात्र में ही रह गई। बताओ तो सही ऐसी क्या बात है, क्यों मुझे उठा करके लेकर आई हो। अब भारत पक्षी ने सोचा बात तो ठीक है, मैंने तो आचार्य को झूठा करना, इस बेचारे का क्या कसूर है। ये उसने कहा कि कोई बात नहीं। भारत पक्षी को बड़ी दया सी करुणा सी आई और कहने लगा कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठो अपना बर्तन लेकर, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आता हूँ, भरपेट मिठाई खाना।
इधर तो ये भारत पक्षी चला है मिठाई के लिए, उधर रानी विचार कर रही है कि ऐसे तो राजा के हाथ में सत्ता है और राजा मेरी बेटी को क्या करेगा, अपने भतीजे के साथ विवाहेगा। तब तक कई तरह की नीति होती है, राजनीति, दंड नीति और क्या है और तरह की नीति। तो उसने सोचा कि मैं ऐसा काम करूं जिससे क्या है बांस भी ना टूटे और सांप भी चलता लगे। ऐसा सोच करके उसने क्या है अपने मन में योजना बनाई और 2 बड़े बड़े टोकरे मंगवाए। एक टोकरे में छत के ऊपर बड़े बड़े मिठाइयाँ बन रही थी और का हलवाई बैठे थे और बड़े बड़े टोकरे मिठाइयों के भरे हुए थे। तो उसने एक बड़े टोकरे में राजकुमारी को बिठा दिया। राजकुमारी ज्योत्सना बड़ी गुणवंती और बड़ी क्या है यानी गुणों वाली लड़की थी। जब उससे पूछा गया राजा रानी ने कि बेटी तू किससे विवाह करना चाहती है, राजकुमारी ने ज्योत्सना ने कहा कि पिता माता जी आप जिससे करेंगे मुझे तो वही मंजूर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसके साथ आप मुझे भेज दोगे मैं चली जाऊंगी, मेरा यही कर्तव्य है, क्योंकि आप बड़े हो, आप मेरा भला चाहोगे, आप मेरा बुरा थोड़ा ही चाहोगे। तो राजकुमारी ने ज्योत्सना जो सजी संवरी बैठी थी, हाथ में वरमाला थी कि अभी क्या है कोई आएगा, वर आएगा और वो वरमाला डालेगी, उसको उसी तरह टोकरी में रानी ने बिठा दिया। और क्या है भेद रीति से काम किया और उसने ऊपर छत के ऊपर जहाँ मिठाई के बहुत सारे टोकरे रखे हुए थे उन्हीं में एक टोकरा ऊपर ढक दिया और राजकुमारी को उन्होंने कह दिया, हिदायत कर दी कि देखो बेटी, जैसे जो व्यक्ति कोई टोकरा तुम्हारा खोलेगा बस उसी के तुम उठकर गले में वरमाला डाल देना, वही तुम्हारा पति हो जाएगा और ये वरमाला तुम्हारी और इस टोकरी में अच्छे से तुम बैठे रहो। और क्या 2-4 नौकरों को बुलाकर टोकरा ऊपर छत पे रखवा दिया। मिठाई के बहुत सारे टोकरे रखे, बीच में राजकुमारी का टोकरा भी रखा है। और क्या है रानी जो है बड़ी निश्चित हो गई कि अब राजा को पता ही नहीं लगेगा, मैंने इस तरह की क्या नीति कर दी है कि राजा जान भी नहीं पाएगा कि राजकुमारी कहाँ है। इधर राजा भी तैयारी कर रहा है और उसने भी वर को सब तरह से सजा दिया है और इधर क्या रानी का भी भांजा सब तरह से सज कर तैयार हो गया है। और उसने कह भी दिया रानी ने कि देखो बेटा, आप पहले आगे आ जाना, उससे आगे आकर के मैं अपने आप संभाल लूंगी, सब काम अपने आप हो जाएगा। इधर ये तैयार होकर सबका काम फ्री हो जाता है। इधर भारत पक्षी उड़ता हुआ आता है और देखता हो राजमहल पर तो बड़े बड़े टोकरे मिठाइयों के भरे हुए बैठ रखे हुए हैं, क्या कमाल के टोकरे, क्या मिठाई आ रही, ये जो ढका हुआ इसमें तो बहुत मिठाई होगी। उसने अपने पंजों में, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि भारत पक्षी में बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है, उसने अपने पंजे नीचे किए और क्या है टोकरे को उठाया और उठा करके वहां से उड़ चला। काफी कोशिशें की गई कि मंत्रियों ने, पहरेदारों ने, हलवाइयों ने कि टोकरा उड़ा, टोकरा लेके गया, पक्षी लेके गया, पर वो किसी के काबू नहीं आया, भागता गया। जहाँ वो भिखमंगा बैठा था वहां जाकर उसने वो टोकरा रख दिया। अब उसने तो यही सोचा था भारत ने कि इस टोकरे में मिठाई है और उसने वो टोकरा रख करके उस भिखमंगे को कहा, ले भाई, अब तो मैंने इतनी मिठाई दे दी तुझे, तू नहा भी लेना, खाना तो क्या है पूरा भर भी जाएगा, इतना टोकरा मिठाई से, इतना भारी टोकरा मिठाई से भरा पड़ा है। मैं अब जा रहा हूँ अपनी जगह पे और तू अपनी भरपेट मिठाई खा। वो टोकरा वहां रख करके भारत पक्षी तो उड़ गया और भिखमंगा बड़ा खुश हो रहा है कि चलो आज तो मुझे मिठाई खाने को मिलेगी। बड़े चाव से उसने टोकरा खोला। अब टोकरा खोलने की देरी थी राजकुमारी को, तो रानी से हिदायत मिली हुई थी कि जैसे टोकरा खुले कोई भी तुम्हारे सामने आए तुमने तो अपनी वरमाला डाल देनी है। अब उसने आप देखा ना ताब कि कोई भीख मंगा है या कौन है, उसने क्या किया, अपनी वरमाला उस भीख मंगे के गले में डाल दी। और भीख मंगा तो देखता ही रहेगा, भोचक हो गया, ताज्जुब में आ गया, ये क्या हो गया, ये सब हुआ तो क्या हुआ, अरे मैंने तो क्या सोचा भी नहीं था, मैंने तो मिठाई खाने की बात करी थी, ये तो मुझे राजकुमारी मिल गई, ओहो मेरा शाप भी खत्म हो गया। मुझे तो मेरे गुरु ने शाप दिया था कि तू क्या है भीख मंगा रहेगा, तेरे सामने क्या है राजकुमारी आएगी, वो वरमाला डालेगी तो तू क्या है अपने असली रूप में आ जाएगा। एक्चुअली ये जो भिखमंगा था ये विद्याधरों का राजा था और इसे ये शाप मिला था भिखमंगा बनने का।
तो इसलिए ये भिखमंगा बना बैठा था। अब जैसे ही वरमाला डली तो इसका क्या शाप खत्म हो गया, तुरंत वहाँ से गया और इसने अपनी विद्या का स्मरण किया, सारी विद्याएं याद हो गई और बहुत सुंदर देव विमान जैसा विमान लेकर आया और क्या बहुत सुंदर खुद भी बिल्कुल नौजवान राजकुमार बन के आया और कहने लगा राजकुमारी मेरे साथ चलो। राजकुमारी कहती नहीं, मेरा पति तो और था। नहीं राजकुमारी मैं ही था, मैं क्या उसमें तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और मेरे ऊपर ये असर था, आप आओ ना, बैठो ना विमान में। राजकुमारी कहती है नहीं, चाहे मेरा जो मर्जी हो वही विमान। अब उसने फिर अपना वही रूप दिखाया तो राजकुमारी को विश्वास हुआ और वो विमान में बैठ गई विद्याधर के साथ। अब राजकुमारी ने कहा कि देखो स्वामी मैंने वरमाला तो डाल दी मगर मेरे माता पिता तो वो चिंता करेंगे, मैं तो उनकी एक लौती राजकुमारी हूँ और मैंने आपका वरण कर लिया, तो पहले हम अपने माता पिता से आशीर्वाद लें। आप अपना ये विमान अपने क्या है वहाँ लेकर चलो मेरे घर। अब लेकर आया और इधर से चमचम इधर दोनों बराते अब देखी गई ढूंढी गई। राजा ने पूछा राजकुमारी कहाँ है, रानी को धमकाया गया, बुरा भला कहा तो रानी ने कहा ऊपर टोकरे में है। जब ऊपर ढूंढा गया तो टोकरे में राजकुमारी मिली नहीं, सब मिठाइयों के टोकरे थे। अब सब जगह ढूंढ मची तो लोगों ने बताया, पहरेदारों ने संतरियों ने कि भाई हमने एक पक्षी को टोकरी उठाते हुए ले जाते हुए देखा, हमने उसका पीछा भी किया, बाण भी लगाए पर उसको कोई असर नहीं हुआ और वो ले गया राजकुमारी को। तो तब तक राजकुमारी विमान में आ गई और उसने अपने माता पिता जो उदास बैठे थे बराते वापस चली गई थी कि अब राजकुमारी ने तो विवाह किससे करें। अब वो आए हैं और आकर के वो इंद्र की तरह विद्याधर और राजकुमारी उसके पीछे आ रही है। नमन किया माता पिता को। अब माता पिता कहती बेटी ये क्या। रानी कह माता जी आपने कहा था टोकरी खुलते ही जो सामने नजर आए वरमाला डाल देना। मेरी टोकरी जैसी खुली मेरे सामने ये थे, मैंने इनके वरमाला डाल दी, अब ये तो नसीब है। मतलब कहने का कि अब उसको यानी भारण पक्षी को पता लगा कि मैं तो आचार्य की बात झूठी कर रहा था क्योंकि वो अवगुणी था, पर लेकिन जब उसे पता लगा कि वो तो टोकरी में राजकुमारी थी और उसी भिखमंगे से उसका विवाह हुआ जैसा आचार्य ने कहा था, वो भी आचार्य के चरणों में गिर गया भारण और कहने लगा मुझे भी आप कोई प्रायश्चित दें, क्या नाम गुरुदेव, मैंने आपकी अभिनय की है, मैंने आपका अवगुण वाद किया है, मैंने आप पे साधना की है। तो कहने का मतलब ये तो एक कहानी थी जो कि एक अच्छी प्यारी सी कहानी, पर मैं आपको स्नेही श्रोतागणों ये बता रही थी कि जब गुणानुवाद जहाँ गुणी व्यक्ति होता है, राजकुमारी गुणी थी तो उसको देखिए भिखमंगा ने एक बहुत सुंदर विद्याधर मिला और माता पिता ने उनके कोई और बच्चा नहीं था तो वहाँ का राज्य भी चंद्रपुरी का उसी को दे दिया। जहाँ गुण होते हैं तो जहाँ शहद होता है तो मक्खी अपने आप चली आती है, जहाँ फूल खिलते हैं तो भंवरे अपने आप चले आते हैं, जहाँ बगीचा होता है तो पक्षी स्वयं चहचहाने लग जाते हैं, जहाँ पर क्या है मानवता होती है तो गुण, जहाँ गुण होते हैं तो वहाँ मानवता भी जाग उठती है। तो इसलिए हमें गुणियों का आदर करना है और गुण ग्रहण करने वाले बनना है। जो गुण को ग्रहण करेंगे उनका हमेशा कल्याण होता है। जैसे कि राजकुमारी सुखी और खुशी हुई और जैसे कि आचार्य गुणी थे तो उनका वचन पूर्ण हुआ। कहने का मतलब क्या, आप सभी ने सुना और सुन करके आप सभी गुणी बने। हमारा तो यही कहना है, जो गुणियों को देख करके जीवन में प्रसन्नता को लाता है तो वो सारे गुण उसके जीवन में चले आते हैं। ओम शांति। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। पूज्य आचार्य भगवंत ध्यान योगी श्री आचार्य श्री मुनि जी महाराज की जय। पूज्य गुरानी महासती शशिकांता जी